हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है वो करने वाले हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो हमने जो है ऑलरेडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर लिया है और मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन प्लेन कर लिया है। एक्चुअली में अगर बोले कि नई एनसीईआरटी वाले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये चैप्टर 4 है, वैसे चैप्टर 5 है अगर प्रीवियस एनसीईआरटी की तरफ से बोलते हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर 4 ही मान के चलो। एंड चैप्टर नंबर 4 है आपका लॉज ऑफ मोशन। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने जो इससे प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस देख ली होंगी। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल पर आपको विश्वास बैच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 2024 की, या फिर आप एम्स बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप अपने स्टेट के नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हो, चाहे यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार, झारखंड, एमपी, ठीक है, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का आरयूएचएस हो, या पीजीआई चंडीगढ़ हो, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो वो आने वाला है, तो ये सभी लेक्चर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो चैप्टर है आपका लॉज ऑफ मोशन। तो अभी हम लोग इस वीडियो में लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है और जो आपका फ्रिक्शन वाला टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल 2 लेक्चर्स में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, एंड मैं आपको आगे की वर्कशीट भेज दूंगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की मैंने वर्कशीट भेजी है, उसके बाद नहीं भेजी आई नो, तो उसके बाद के चैप्टर्स की भी मैं वर्कशीट आपको कल तक भेज दूंगा, तो उनको भी प्लीज आप जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, और कल जो है मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था तो उसके लिए हम रियली सॉरी। तो अभी जो है फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मतलब नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? एंड बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट कि आपको नेक्स्ट जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लॉज ऑफ मोशन जो है बेसिकली हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि आइजैक न्यूटन ने जो मोशन के लॉज बताए थे, बेसिकली 3 लॉज बताए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। तो तीनों ही लॉ को हम जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस करते रहो एंड बाकी न्यूमेरिकल मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस करवाऊंगा, लाइक थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट आप अपनी तरफ से एफर्ट करो, कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से ही करना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो चीज है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फोर्स से। ठीक है, तो फोर्स हम लोग मतलब लेम लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि भाई फोर्स क्या होता है। फोर्स का मतलब क्या होता है? धक्का लगाना किसी भी चीज को। मतलब फोर्स का मतलब ये कि किसी भी चीज में आप क्या कर रहे हो, या तो किसी भी चीज में धक्का लगा रहे हो या किसी भी चीज को खींच रहे हो, तो उसी चीज को हम क्या कहते थे? फोर्स कह देते हैं। तो फोर्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पुश और पुल अफेक्ट। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मास के ऊपर अगर आप एक पुशिंग इफेक्ट लगा रहे हो या फिर एक पुलिंग इफेक्ट लगा रहे हो तो उसी को आप क्या कहते हो? फोर्स कहते हो। तो फोर्स का मतलब है कि आप किसी चीज को धक्का लगाओ या किसी चीज को पकड़ के खींचो, तो जो चीज जो फिनोमेना आपको वहां पर दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो फोर्स होता है इसकी यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट, वो आपकी क्या होती है? न्यूटन होती है। तो ये तो सभी को पता है। और न्यूटन के ही हम क्या पढ़ेंगे? अभी 3 लॉज भी पढ़ेंगे। तो न्यूटन होती है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये इसकी क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है। अभी इसके फॉर्मूला को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये सब क्या होता है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम लोग सीधे जंप कर जाते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। तो न्यूटन के तीनों लॉज जो हैं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले अभी जो पढ़ रहे हैं वो है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो पहला नियम है मोशन के लिए, ठीक है, वो क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हमको सबसे पहले एक टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या चीज होती है? तो इनर्शिया का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आजकल विंटर चल रहे हैं, ठीक है, मतलब ठंड चल रही है, जाड़े चल रहे हैं, तो आजकल क्या होता है कि सुबह आप आराम से सो रहे होते हो एंड 6 बजे, 6 बजे सुबह सुबह क्या हो, आपके घर पे कोई आए, डोरबेल बजाए एंड आपको बाहर आने को कहे, तो आपका क्या होगा? मन नहीं होता बाहर जाने का। अब वो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपका जो इनर्शिया है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। ठीक है, इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी पोजीशन को वहीं पर क्या करने की कोशिश करती है? रोकने की कोशिश करती है। मतलब ये पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करवाती है, उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बुक है, अगर वो टेबल पर रखी हुई है
तो वो टेबल पर लाइफ टाइम रखी रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। या मान लो अगर कोई बाईसाइकिल है, ठीक है, या साइकिल है, वो अगर मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक आप उस पर ब्रेक नहीं लगाओगे। लेकिन हम जो रियल लाइफ में ये देखते हैं कि भाई अगर आप पैडल मारना बंद कर दोगे थोड़ी देर बाद तो साइकिल अपने आप रुक जाती है। लेकिन वो होता किस वजह से? वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पर क्या एयर प्रेजेंट है, और एयर क्या प्रोड्यूस करती है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। तो रेजिस्टेंस की वजह से बेसिकली होता क्या है? रेजिस्टेंस की वजह से हमारी साइकिल रुक जाती है। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो आपका एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा करता है। और फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को रेजिस्ट करना या रोकने की प्रॉपर्टी रखना। ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी जो उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए उकसाती है, ऐसा आप समझ सकते हो। यानी कि आप जो है सुबह सुबह सो रहे हो एंड 6 बजे बेल डोर बेल कोई आकर बजाता है तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता, ठीक है, बाहर जाने का। तो आपकी क्या प्रॉपर्टी है कि भाई अगर मैं सो रहा हूँ या आराम कर रहा हूँ तो मैं आराम ही करता रहूं। ठीक है। या फिर क्या है, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, एंड लाइक आपको बहुत मजा आ रहा है तो आपका मन करता है कि भाई घूमते ही रहो, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। या आप शाम को मान लो कहीं खेलने जाते हो तो घर वाले आपको बुलाते रहते हैं कि बेटा घर पे आजा घर पे आजा, लेकिन आपका मन ही नहीं कर रहा क्योंकि आपको दोस्तों के साथ घूमने में बहुत मजा आ रहा है। तो ये लाइक एक प्रॉपर्टी है जिसे आप प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कह सकते हो, कि जिस चीज में आप लगे हुए हो बस उसी चीज को करने में आपको मजा आ रहा है एंड फिर आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। यानी कि अगर आप खेल रहे हो तो आप घर नहीं जाना चाहते, आप अगर अपने बिस्तर पर सो रहे हो तो आप बाहर जाकर गेट नहीं खोलना चाहते। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का जो यहाँ पर डेफिनेशन है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनर्शिया वैसे तो आप शॉर्ट में डेफिनेशन इसको लिख सकते हो, रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि अपना जो बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी अगर चेंज आता है, ठीक है, उसकी पोजीशन में चेंज आता है। यहाँ पर पोजीशन में लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस टू चेंज इन पोजीशन। यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पर क्या होता है? अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है, तो फर्स्ट लॉ का जो है यहाँ पर जो स्टेटमेंट बन जाता है वो ये बन जाता है कि इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी continues to be in the state of rest, to be in the state of rest, ठीक है, to be in the state of rest of uniform motion। ठीक है। इना, ये ऑफ नहीं होगा और होगा, ठीक है, आई एम सॉरी, और होगा ये, और यूनिफॉर्म मोशन इन अ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, until and unless an external force is applied on the body। ठीक है। तो पहला लॉ जो है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि भाई अगर कोई बॉडी किस में है? रेस्ट में है, या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में किसी स्ट्रेट लाइन में, तो जब तक उस पे बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक आप उस पर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हो? अप्लाई नहीं करते। ठीक है। और बाहर से अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या क्या कर सकता है एक्सटर्नल फोर्स? वो या तो बॉडी को रोक सकता है, पहली चीज, या तो बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है, यानी कि बॉडी की स्पीड को या तो कम करेगा या ज्यादा करेगा। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि या तो वो बॉडी की क्या कर सकता है? डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है। तो यहां पर मैं ये चीज भी लिख देता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स अगर मान लो आप अप्लाई करते हो, तो ये तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ने तो ये बोला कि भाई अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो बॉडी के मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और इसके बाद यहां पर मैं लिख देता हूं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स
इज अप्लाइड, अगर मान लो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर कि इट्स मोशन कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है, यानी कि या तो उस बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड, यानी कि वेलोसिटी को कम किया जा सकता है या वेलोसिटी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि आप बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बॉडी कैन बी चेंज्ड। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे आपको ये तीन अफेक्ट किसी भी बॉडी के मोशन पर देखने को मिल सकते हैं। और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो बॉडी अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, और बॉडी अगर मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है मोमेंटम, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं ये बोलूं तो हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की, ठीक है, क्योंकि एक हमारा एंगुलर मोमेंटम भी होता है, वो हम रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं, तो वो एंगुलर मोमेंटम होता है, इसलिए मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ ये कौन सा वाला मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब है जब आपकी बॉडी का मोशन किसी लाइन में हो रहा हो, किसी स्ट्रेट लाइन में, तो उस टाइम पर जो बॉडी के पास मोमेंटम होता है उस मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लीनियर मोमेंटम होता है इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और p जो है वो हमारा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। p जो होता है वो हमारा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पर आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी को अगर आपने मास से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मास तो कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, तो किसी भी स्केलर से अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आपको मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये मोमेंटम का मतलब क्या होता है इसको भी थोड़ा सा आपने समझना है। क्या समझना है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मान लो मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो है मेरे पास एक साइकिल है, एंड एक मान लो मेरे पास क्या है, बड़ा सा ट्रक है, ठीक है। तो ये दो जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अब साइकिल का मास सपोज मेरे पास है 10 kg, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला ट्रक है, ये जो ट्रक का मास है वो कितना है, मान लो कितना है, 1000 kg है, ठीक है, 1000 कर लेते हैं इसको, थोड़ा हल्का ट्रक है, वैसे 1000 नहीं होता, ज्यादा होता है, 10,000 के आसपास भी हो सकता है। तो 1000 kg हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि 1000 तो सिंपल गाड़ियों का होता है। तो 1000 kg हमने कहा कि भाई किसका मास है, ट्रक का मास है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका ट्रक का मास हो गया 1000 kg, और इसका जो मास है किसका, साइकिल का, वो आपका कितना हो गया, 10 kg हो गया। तो अब यहां पर मान लो मैं ये कहता हूं कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट मेरे मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मेरी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कि मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी भी वेलोसिटी मान लो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब अगर मैं मोमेंटम इसका निकालता हूं, तो साइकिल का अगर मैं मोमेंटम निकालूंगा पी साइकिल, तो वो कितना हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया, 100 kg मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, क्योंकि मास की यूनिट केजी है, और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की, मास इनटू वेलोसिटी कर रहे हो तो यूनिट क्या बन जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड बन जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ट्रक का मोमेंटम आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1000 उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी 10, तो ये कितना हो गया, 10,000 केजी मीटर पर सेकंड। अब ये जो मोमेंटम क्वांटिटी होती है ये आपको ये बताती है कि अगर मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, ठीक है, तो सेम वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहे हैं तो यहां पर बेसिकली होगा क्या, कि मान लो यहां पर मैंने क्या खड़ी कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी इस तरीके से। तो अगर ये सेम वेलोसिटी से इस दीवार की तरफ जा रहे हैं तो दीवार पर सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रक जो है वो आपका सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, तो ट्रक जब हिट करेगा तो यहां पर आपका जो मोमेंटम होगा उसका 10,000 kg मीटर पर सेकेंड होगा। तो मोमेंटम बेसिकली ये बताता है किसी भी मास की ऐसी प्रॉपर्टी जब वो मोशन में हो, तो अगर वो किसी चीज को हिट करेगा तो वो हिट करने पे जो है कितनी एनर्जी वहां पर ट्रांसफर कर रहा होगा, ठीक है। तो ट्रक की अगर हम बात करें, ट्रक का मास ज्यादा है, इस वजह से क्या हुआ, अगर उसकी वेलोसिटी भले ही कम है, 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड है और मास उसका इतना ज्यादा है, जिस वजह से क्या हुआ, मोमेंटम काफी ज्यादा हो गया।
तो मोमेंटम ज्यादा होने का मतलब है कि वहां पर आपका जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो आपका ज्यादा होगा, यानी कि जो इम्पैक्ट होगा इस दीवार से, अगर वो ट्रक टकराता है तो वो दीवार को तोड़ सकता है। लेकिन वही बात करें अगर साइकिल की, तो साइकिल का मोमेंटम सिर्फ 100 है, तो साइकिल इतना ज्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं डालेगी, और साइकिल से कुछ छोटे मोटे डैमेज होंगे दीवार को, यानी कि दीवार टूटने के चांसेस नेग्लिजिबल है साइकिल के केस में। तो मोमेंटम जो क्वांटिटी होती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास अगर m है, वो अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जितना उसका मोमेंटम आ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम अगर ज्यादा है तो वो इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा जब उसका कोलिजन होगा या टकराएगा किसी चीज से, और एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और अगर मास कम है, वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा, मोमेंटम भी कम रहेगा, एंड मोमेंटम कम होगा तो क्या होगा, वहां पर जो कोलिजन होगा तो वहां पे एनर्जी ट्रांसफर का जो इफेक्ट है वो कम रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझनी है बस। क्लियर है? अब मान लो अगर मैं कहता हूँ कि भाई साइकिल और यहाँ पर ट्रक का मोमेंटम सेम कर दो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको? देखो, साइकिल का मास तो हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते ना भाई, साइकिल का मास तो हम 1000 किलो नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 किलो की तो साइकिल किसी ने नहीं देखी। लेकिन हम साइकिल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये साइकिल की स्पीड जो है मैं कितनी कर दूं, 1000 मीटर पर सेकेंड कर दूं। ठीक है, अब मेरा मोमेंटम कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 10 इंटू 1000, यानी कि 10,000 के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइकिल का मोमेंटम भी मेरा कितना हो गया, 10,000 kg मीटर पर सेकेंड हो गया, और यही मेरा ट्रक का मोमेंटम भी था। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर साइकिल टकराएगी इस दीवार से और ये ट्रक टकराएगा, तो दोनों से जो डैमेज होगा वो दीवार को लगभग लगभग सेम होगा। यानी कि दीवार अगर 10,000 के मोमेंटम पे टूट रही है, तो साइकिल भी उसको तोड़ देगी, क्योंकि साइकिल की अपनी वेलोसिटी बढ़ा के उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि साइकिल और ट्रक, इस केस में क्या होगा कि दोनों जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करेंगे दीवार को वो सेम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? तो आई होप आपको ये मोमेंटम के बारे में थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि क्या होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ ऊपर, और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसकी क्या है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम के बारे में। अब यहाँ पर हमें जो सेकेंड लॉ पढ़ना होता है वो बेसिकली इसी के बेस पर होता है, इसीलिए हमने लीनियर मोमेंटम को पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली क्या कहता है, तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द चेंज द रेट ऑफ चेंज the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. ठीक है, राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो यहाँ पर फोर्स जो होता है वो मैंने क्या बोला कि ये हमने बोला कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, dp बाई dt। यानी कि अगर आप किसी भी चीज की बात कर रहे हो उसके रेट की, रेट का मतलब क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो चीज कितनी चेंज हो रही है, उसको आप रेट बोल सकते हो। ठीक है, जैसे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहो तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। या रेट ऑफ डिस्टेंस कहो तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चीज चेंज हो रही होती है तो हम उसको रेट कह देते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज कितनी चेंज हो रही है उसको हम रेट वर्ड से डिफाइन करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, यानी कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसका जो रेट है, मोमेंटम में जो चेंज होगा वो क्या होगा, डीपी होगा या डेल्टा पी। डेल्टा पी बोल सकते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही आपका क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो मैंने क्या लिया है यहाँ पर, डीपी इसलिए लिया है, मैंने क्या कहा कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये काफी छोटा है, आप ऐसा भी मान सकते हो। ठीक है, और वैसे आप वो भी लिख सकते हो, मान लो चलो मैं डेल्टा पी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहले यहाँ पर डेल्टा पी लिख लेते हैं, मान लो जो रेट ऑफ मतलब चेंज इन मोमेंटम है वो डेल्टा पी है, और रेट का मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, तो डेल पी बाई डेल्टा टी हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
अप्लाइड फोर्स के, यानी कि जितना ज्यादा मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो उसके मोमेंटम में उतना ज्यादा क्या लेके आएगा, चेंज लेके आएगा। और कौन सी डायरेक्शन में लेके आएगा, उस डायरेक्शन में लेके आएगा जिस डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी हम कह देते हैं ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और इसका जो मास था वो कितना था, एम था। तो यहां पर अगर मैं कहूंगा कि इसका मान लो ये जो मोमेंटम है इसे मैंने पी इनिशियल कह दिया, मोमेंटम इनिशियल, ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि एम इंटू यू हो जाएगा, यानी कि एम यू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मैं क्या करता हूं, इस पर एफ फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर इसकी ये वाली पोजीशन यहाँ पर मैंने बीच में बना दी है, यहाँ पर ये एम रहा और ये इधर को मूव कर रहा था, और इस पर जो है मैंने अब क्या लगा दिया, एफ फोर्स लगा। तो अब जब मैं धक्का लगाऊंगा भाई, धक्का लगाने से क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब पहले इसकी वेलोसिटी यू थी, अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या कहा कि जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद अब जो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी हो गई, मैंने कहा कि भाई इसकी वेलोसिटी वी हो गई, कुछ चेंज हो गई, बढ़ गई होगी, ठीक है। धक्का लगाने में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ गई होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी। तो u से कितनी हो गई, v हो गई। तो अब मैंने यहाँ पर इस केस में कहा कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मेरा फाइनल मोमेंटम जो है वो कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू वी हो जाएगा, यानी कि mv के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, ये बेसिकली कहता क्या है कि चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर कितना आया है, चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकालें वो कितना है, p फाइनल माइनस p इनिशियल होगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, mv माइनस mu हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से अगर मैं m कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, v माइनस u आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालता हूं, यानी कि डेल्टा पी को अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि रेट का मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में आप उसको निकाल रहे हो, तो टाइम से आप डिवाइड कर दोगे, तो चेंज इन टाइम मान लो मैं कह देता हूं कि डेल्टा टी हुआ, यानी कि यू से जब आपके ऑब्जेक्ट अगर यू वेलोसिटी पे मूव कर रहा था, उसके बाद आपने फोर्स अप्लाई किया एंड उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई, तो इतने में जो टाइम लगा यू से वी वेलोसिटी बनने में, उतना जो टाइम है वो कितना, डेल्टा टी है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, तो ये आपका जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये क्या कहता है कि ये जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। यानी कि जो फोर्स आपने अप्लाई करके उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू थी उसको वी में बदल दिया, वही उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये जब आपको मिल जाता है, तो यहां पर ये जब आप हटाते हो, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाती है, के इंटू एफ मिल जाती है, क्योंकि जब आप क्या करते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो आपको क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ पे के की जो वैल्यू लेते हैं वो हम 1 के बराबर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है कि के की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आती है, यानी कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की जो वैल्यू वो आपकी एफ के बराबर होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने ये देखा था, इसे मैं मान लो कह देता हूँ इक्वेशन 1, तो यहाँ पर आपने देखा था डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो आपकी m इंटू वी माइनस यू के बराबर आई थी, इसको मैं क्या करता हूँ वहां पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो f इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा p की वैल्यू क्या थी, m इंटू वी माइनस यू, ये थी, और नीचे क्या आ गया मेरा, डेल्टा टी टाइम आ गया, डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ये चीज देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m v माइनस यू बाय डेल्टा टी। और अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर देखोगे, कौन सा, ये वाला v माइनस यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसे हम क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो v माइनस यू बाई टी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है। तो यहां से हमें f की जो वैल्यू मिल जाती है वो क्या मिल जाती है, m इंटू ए मिल जाती है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। और यही जो है ये सेकंड लॉ का रिजल्ट है। सेकंड लॉ आपको क्या देता है कि भाई आप जितना बॉडी पर फोर्स लगाओगे उसका मोमेंटम चेंज करोगे, पी इनिशियल से पी फाइनल, एम यू से एम वी, तो उसमें यहाँ पर जो भी आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, वो उसका क्या करेगा, उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ा देगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए आपके पास आ जाता है, और इसी फॉर्मूला को आप कई जगह पर इस्तेमाल करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो F इजिकल टू एम ए आ गया। अब ये जो F का मतलब क्या है, फोर्स, और मास, इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो F की यूनिट क्या आ जाएगी, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और यही जो आपका 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसी को हम 1 न्यूटन की यूनिट बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सही से लिख देता हूं। तो ये हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, यही आपका सेकेंड लॉ होता है। उसके बाद ये सेकेंड लॉ का बेसिकली रिजल्ट था। ठीक है, और सेकेंड लॉ होता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स अप्लाइड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक क्वांटिटी और यहां पर पढ़नी है जिसका नाम है इंपल्स। और बाकी भाई सभी लोग जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर कर लेना, और रीडिंग करने के साथ साथ उसके बीच में जो एग्जांपल्स दिए होते हैं उनको भी सॉल्व कर लेना। तो इंपल्स जो होता है वो क्या होता है, तो इंपल्स का मतलब होता है कि अ फोर्स, ठीक है, अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स, अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि अगर हम बोले कि इंपल्स क्या होता है या इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, तो इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स का मतलब होता है कि एक काफी बड़े अमाउंट का फोर्स जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए अप्लाई होता है कहीं पर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंपल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी होता है। ठीक है, इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी होता है। और यहाँ पर एक चीज और भी है कि ये जो इंपल्स होता है ये आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर भी होता है। ठीक है, यानी कि ये जो इंपल्स होता है ये आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी के बराबर भी होता है। तो ऐसे भी इसको आप यहाँ जो है ध्यान रख सकते हो। और डेल्टा पी बाय, और हमने एक चीज और पढ़ी अभी कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जो होता है वो क्या होता है, एफ के बराबर होता है। तो वहीं से क्या हुआ, ये डेल्टा पी की जगह हमने क्या रख दिया, एफ इंटू डेल्टा टी रख दिया। ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ना लिखकर एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये जो होता है इंपल्स वो आपका चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, और डेल्टा पी की वैल्यू क्या होती है, एफ इंटू डेल्टा टी होती है। तो यहां से अगर मैं ये लिखूं तो एफ इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, जहां पर डेल्टा टी जो है वो बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ टाइम है, और एफ क्या है, आपका एक काफी ज्यादा लार्ज फोर्स है। तो इंपल्स का फॉर्मूला जो है आपका इस तरीके से आ जाता है, फोर्स इंटू टाइम, यानी कि फोर्स और जितना चेंज इन टाइम है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी जो यूनिट हो गई क्या हो गई, न्यूटन सेकंड हो गई इंपल्स की यूनिट। तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। अब इसको आप रियल लाइफ में कैसे देख सकते हो भाई, ठीक है, जब क्या होता है, क्रिकेट का मैच सभी ने देखा होगा कभी ना कभी। तो जब बॉलर जो होता है वो बॉलिंग डालता है, बॉलिंग करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब जो बैट्समैन होता है जो बैटिंग कर रहा होता है, तो जब वो अपना बैट शॉट के लिए उठाता है, और जैसे ही उस पर क्या होता है, बॉल स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने पर होता क्या है कि बॉल काफी तेजी से आ रही होती है, और जो बैट्समैन होता है काफी तेजी से क्या लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। और वो जो फोर्स लगता है और वो जो बॉल को हिट करता है वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हिट करता है। तो वो आपका जो एक एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, इंपल्सिव फोर्स का एग्जांपल है। यानी कि बैट्समैन जो है जो बॉल कर रहा होता है, बॉलिंग डाल रहा होता है, तो उसकी बॉल को जब वो हिट करता है बैट्समैन, तो वहां पर जब बॉल के ऊपर बैट की तरफ से जो फोर्स लगाया जाता है उसको आप एज ए एग्जांपल ऑफ इंपल्स समझ सकते हो। ठीक है, और एक और यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छा, वो ये है कि जब भी क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो वहां पे क्या होता है, जो फील्डर होते हैं, यानी कि जो बॉल को पकड़ने के लिए ग्राउंड पर खड़े करते हैं, ठीक है, तो जो फील्डर होते हैं जो फील्डिंग कर रहे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जब ऊपर आसमान में बॉल जाती है और मान लो अगर कोई फील्डर उसको कैच पकड़ने के लिए जाता है, तो कैच वो जैसे ही पकड़ता है वो क्या करता है, अपने हाथों को बॉल से, मतलब बॉल को पकड़ के अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की तरफ खींच लेता है। तो पीछे की तरफ वो खींचता इसलिए है बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो बॉल ऊपर आसमान से आ रही है उसके हाथों में, जब वो कैच पकड़ने के लिए जाएगा तो वो बॉल के पास बहुत ज्यादा फोर्स होता है। तो फील्डर क्या करता है, उस बॉल को पकड़ के थोड़ा पीछे तक लेके जाता है। अब वो पीछे तक लेके क्यों जाता है, क्योंकि हमें पता है जो बॉल ऊपर से आ रही है उसके पास क्या बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स है, और जैसे ही वो हाथों को टकराएगा तो क्या है, हाथ में बहुत तेजी से चोट लगेगी। तो फील्डर जो होता है वो क्या करता है, हमें ये पता है कि इंपल्स जो होता है वो क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो फील्डर क्या करेगा, बेसिकली ये डेल्टा टी की जो वैल्यू है उसको बढ़ा देगा, जिस वजह से क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी।
क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई, जो इंपल्स लगने वाला है इंपल्सिव फोर्स उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर वो डेल्टा टी को बढ़ा देगा तो उसको जो फोर्स लगेगा हाथों में, जो चोट लगेगी वो कम लगेगी। इस वजह से क्या करता है फील्डर अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है जब आसमान से कोई बॉल आ रही होती है एंड वो उसको क्या कर रहा होता है, कैच कर रहा होता है। तो एनसीईआरटी में आप इसको पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हो गए न्यूटन के दो लॉस। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबसे ज्यादा मीम्स इसी के ऊपर बनती हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये यहाँ पर क्या कहता है? ठीक है, ये तो भाई सभी को पता है। क्या कहता है कि भाई एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस यही आपका क्या होता है, थर्ड लॉ। ठीक है, यानी कि टीचर जब आपको थप्पड़ लगाते हैं तो थप्पड़ लगाते टाइम जब वो फोर्स लगा रहे होते हैं तो उनको भी गाल पर से उतना ही बराबर फोर्स मिलता है उनके हाथों पर। यानी कि जितनी चोट आपको लगती है थप्पड़ खाते टाइम, उतनी ही टीचर को भी लगती है थप्पड़ मारते टाइम। कहने का मतलब ये। ठीक है, या आप ऐसा मान लो कि आप अगर दीवार पे हाथ मार रहे हो, जोर जोर से हाथ मार रहे हो, तो आपको तो चोट लग रही है लेकिन दीवार को भी उतनी ही बराबर चोट लग रही होती है। तो जितना फोर्स आपके हाथों पे दीवार की वजह से लग रहा है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जितना फोर्स आप दीवार पे लगा रहे हो अपने हाथों से, हाथों को मार के दीवार पे, उतना ही फोर्स क्या है, दीवार पर भी लग रहा है। मतलब आप जितना दीवार पे लगा रहे हो तो दीवार आपको उतना लगा के फोर्स दे रहा है। कहने का मतलब क्या? तो यहाँ पर आप जितना किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो वो उतना ही फोर्स आपको वापस रिटर्न भी कर देता है। तो यहाँ पर मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है वो बी पर फोर्स लगा रहा है, तो एफ ए बी अगर मान लो वो फोर्स है तो ये आपका माइनस एफ बी ए के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये दीवार ले लेता हूं एंड इस दीवार पे आप कोई फोर्स लगा रहे हो एफ ए बी, ठीक है, यानी कि आप इधर से एफ लगा रहे हो तो इधर से दीवार भी आपको कौन सा फोर्स लगा के देगी, एफ बी ए वाला फोर्स लगा के देगी। और जो कि क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। यानी कि कहीं पर भी आप कोई भी फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके इक्वल इक्वल आपका मैग्नीट्यूड में फोर्स मिलेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, जिसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ए है वो अगर बी पर फोर्स लगा रहा है और वो क्या है, एफ ए बी फोर्स है, तो बी वाला जो मतलब बॉडी है जिसपे आपने फोर्स लगाया है वो बी बॉडी पर ए बी बी वाली बॉडी भी ए पर फोर्स लगाएगी और वो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा। तो एफ बी ए का जो मैग्नीट्यूड है हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो एफ ए बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वही आपका एफ बी ए का भी मैग्नीट्यूड है। बट डिफरेंस क्या रहता है, इनकी डायरेक्शन का, जिस वजह से ये क्या आता है यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जिस डायरेक्शन में ए बी पर फोर्स लगा रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बी जो है वो ए पर फोर्स लगा है। तो ये होता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलेंगे हम स्पेसिफिकली, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि जो हमारा मोमेंटम रहता है किसी भी सिस्टम का वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, ये बेसिकली लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, total linear momentum of a system, total linear momentum of a system of particles remain constant or conserved, ठीक है, और conserved in the absence of any external force। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, सेकंड लॉ का ही मतलब आप मान सकते हो कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है उसी का लाइक एक रिजल्ट जैसा है, या उसी की बात हमने कुछ घुमा फिरा के इसमें कह दी है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स।
तो देखो सेकंड लॉ अभी हम पढ़ के आए हैं। सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी मास m की मूव कर रही है u वेलोसिटी से, और आप क्या करते हो उस पे f का फोर्स लगा देते हो, f फोर्स लगा देते हो, और उसकी वेलोसिटी मान लो क्या हो गई, v हो गई। तो इनिशियल मोमेंटम अगर mu था, फाइनल मोमेंटम क्या बन गया, mv बन गया, आपका मोमेंटम चेंज हो गया। और हमने ये पढ़ा था कि भाई वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते ही नहीं हो, तो उसका जितना मोमेंटम था उतना ही रहेगा, उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि सेकंड लॉ को यहां पर क्या कर दिया, घुमाकर आपको बता दिया गया। ठीक है, तो सेकंड लॉ में आपने क्या पढ़ा कि कोई बॉडी है उस पर फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। यहां पर आपको क्या बताया कि कोई बॉडी है, फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो हमें ये पता है कि जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डीपी बाई डी भी लिख सकते हैं भाई। अगर हम छोटे मोमेंटम की बात कर रहे हो, छोटे इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डीपी बाई डी कर सकते हैं। तो ये जो डीपी बाई डी है, हमें पता है किसके बराबर होता है भाई, फोर्स के बराबर होता है। और ये कौन सा फोर्स होता था, एक्सटर्नल फोर्स होता था। और ये बात किसने बोली थी, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बोली थी। तो ये क्या था आपका, न्यूटन का सेकंड लॉ था। तो ये हम अभी पढ़ के आए हैं ऊपर कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो आपका एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। लेकिन हमने यहाँ पर पहले बात क्या कह दी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आपने जीरो कर दिया तो डीपी बाई डी जो है वो आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। और हम ये बोल सकते हैं कि डीपी इज इक्वल टू जो है वो आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, बिकॉज ये डी जो है वो आपका जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डीपी क्या है, जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो कि डेल्टा पी जो है वो आपका जीरो के बराबर हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीपी बोलो या डेल्टा पी बोलो, डीपी आपकी थोड़ी छोटी क्वांटिटी हो जाती है, मतलब छोटा चेंज हो जाता है, और डेल्टा पी थोड़ा मतलब ऐसा चेंज होता है जिसको आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, डी इस्तेमाल करो, डेल्टा करो, इतना हो गया। उसके बाद डेल्टा पी बेसिकली होता क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है, क्योंकि इसी को तो हम डेल्टा पी बोलते थे। डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। और यहां से फिर हमें एक चीज मिलती है कि अगर हम पी इनिशियल को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, या आप ऐसे बोल सकते हो कि पी इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो गया, पी फाइनल। और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। यानी कि इनिशियली जितना मोमेंटम था फाइनली भी उतना ही रहेगा। कंडीशन क्या है कि आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाई नहीं किया है। बस सेकेंड लॉ को ही घुमा के आपने यहां पर बता दिया। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां पर ये समझनी होगी, वो है बेसिकली यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन आता है जो कि गन बुलेट सिस्टम के बेसिस पर होता है। तो यहां पर मैं आपको इसी पर समझा देता हूं, गन बुलेट सिस्टम। ठीक है, ये गन बुलेट सिस्टम पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गन बुलेट सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपके पास क्या है, यहां पर इस तरीके की कोई गन है। ठीक है, और यहाँ पे इसका ट्रिगर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मान लो आपके पास इस तरीके की कोई गन है, एंड यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने बुलेट्स को लोड करके रखा है। ठीक है, तो आपने मैगजीन अपनी लोड कर दी, और जब आप ये ट्रिगर दबाते हो तो ट्रिगर दबाने के बाद क्या होगा, यहां से बुलेट बाहर निकलेगी। तो बुलेट मान लो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, बाहर निकली, और इस तरीके से अपना रास्ता ढूंढते हुए ये बुलेट आपकी मान लो यहां तक पहुंच गई। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर गन का मास देंगे, ठीक है, बुलेट का भी आपको मास देंगे, और ये बोलेंगे कि भाई अगर बुलेट की जो वेलोसिटी है, यानी कि जब बुलेट यहां से ट्रिगर दबाने पर निकली तो मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ भी थी, और फिर आपसे ये बोलेंगे कि भाई यहां पर जो आपको रिकॉइल वेलोसिटी होगी गन की वो आपको कैलकुलेट करनी है। अब रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, भाई आपने देखा होगा मेले वगैरह में आप जाते हो तो वो होती है ना, एक वो बलून फोड़ने वाली एक गन होती है वो।
ठीक है, AK-47 जैसी। तो वो आपने देखा होगा, बलून वगैरह आपने मेले में फोड़े होंगे, तो आपने जब वो चलाई होगी, तो जब आप किसी भी गन को चलाते हो या आप राइफल को चलाते हो, तो क्या होता है, जैसे ही बुलेट निकलती है उसके अंदर से, आपको गन में से क्या होता है, एक झटका मिलता है। एंड वो झटका क्यों मिलता है? क्योंकि जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबाने से क्या होता है, यहाँ पर एक धमाका होता है गन के अंदर, एंड वो जो एक्सप्लोजन होता है, वो एक्सप्लोजन क्या करता है, इस बुलेट को बाहर फेंकता है। और जब ये बाहर फेंक रहा होता है, यानी कि बुलेट का जो फोर्स है, वो आपका इधर की तरफ लग रहा होता है, बुलेट का जो फोर्स, और ये फोर्स के जस्ट ऑपोजिट गन के ऊपर भी एक फोर्स आता है, जो आपका ये वाला जो फोर्स होता है, किसके ऊपर लग रहा होता है, गन के ऊपर लग रहा होता है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है आपका न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो न्यूटन थर्ड लॉ में अभी हमने यही पढ़ा कि भाई जितना फोर्स किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर लगेगा, तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, इक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो जैसे ही बुलेट यहां से गन से निकलती है, जितना फोर्स उस पर लग रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत तेज वेलोसिटी हो जाती है, तो उसका इक्वल ही यहां पर आपको फोर्स गन पे मिलता है। लेकिन वो फोर्स आपको पता इसलिए नहीं चलता है, क्योंकि बुलेट तो छोटी है, बुलेट का मास कम है, एंड बुलेट पर अगर उतना फोर्स लगेगा तो बुलेट बहुत दूर तक जाती है, लेकिन उतना ही फोर्स आपको गन पर भी मिलता है। आप उसको झेल इसलिए लेते हो क्योंकि पूरी गन के ऊपर वो उतना फोर्स लगा है, जो आपको रिकॉइल फोर्स मिला है, यानी कि वापस बैकवर्ड फोर्स जो मिलता है। तो वो गन का मास आपका ज्यादा होता है, तो वो पूरी गन के ऊपर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिस वजह से वो झटका आपको इतना ज्यादा पता नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई तोप चलाने लग जाओ, ठीक है, या रॉकेट लॉन्चर आपने देखा होगा, अगर आपने कोई मूवी वगैरह ऐसी देखी होगी, तो रॉकेट लॉन्चर होता है, तो रॉकेट लॉन्चर के लिए लाइक बहुत तेजी से झटका लगता है शोल्डर पे। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें वो जो रॉकेट होता है, उसका मास भी ज्यादा होता है, एंड उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो उसका बैकवर्ड फोर्स आता है, वो भी काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से रॉकेट लॉन्चर में बहुत तेजी से फोर्स लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है कि भाई कोई एक गन है, कोई एक बुलेट है, उसका मास आपको दिया जाएगा, और ये बोलेंगे कि बुलेट मान लो इतनी वेलोसिटी से गई है, तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी। गन की रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब ये है कि गन के ऊपर जब पीछे की तरफ झटके वाला एक फोर्स लगेगा, जब झटका लगेगा गन के ऊपर, तो गन की वेलोसिटी उस झटके की वजह से कितनी हो जाएगी। ठीक है, आप कहोगे कि भाई गन की वेलोसिटी कैसे हुई, गन तो हमारे हाथ में रहेगी ना। हाँ भाई, हाथ में रहेगी, क्योंकि आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो, लेकिन गन के अंदर वेलोसिटी तो आ गई ना। अगर मान लो आप बुलेट फायर कर दो और गन को छोड़ दो, तो गन क्या है, पीछे भागेगी, बिकॉज उसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स की वजह से वेलोसिटी डेवलप हो चुकी है। क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो फोर्स अगर आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो चेंज इन वेलोसिटी भी आएगा। ठीक है, इतना आपको समझना है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपसे कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछते हैं कि अ गन ऑफ मास, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अ गन ऑफ मास 1 kg, सपोज ऐसे दिया, एंड बुलेट ऑफ मास 0.25 kg, या मान लो आपको ये ग्राम में दिया है, और एंड बुलेट ऑफ मास मान लो ये है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम की बुलेट है, 1 किलो की गन है। ठीक है, इज रेडी टू फायर। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिलीज्ड फ्रॉम गन इज, मान लो ये है आपकी 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कैलकुलेट रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कैसा क्वेश्चन होता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो अब आपको यहाँ पर जो प्रिंसिपल इस्तेमाल करना होता है, वो आपको यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का ही प्रिंसिपल इस्तेमाल करना होता है। या आप ये भी बोल सकते हो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है अच्छा ठीक है, तो आप क्या करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमारा जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो हमारा फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ये कंडीशन हमें पता है। अब इनिशियल मोमेंटम जब हम यहाँ पर लेंगे पूरे सिस्टम का लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर हम सिस्टम की बात करें, तो सिस्टम में हमारा गन प्लस बुलेट ये दोनों आते हैं।
ठीक है, सिस्टम की बात करनी होती है। तो इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा हम किसका लेंगे, गन प्लस बुलेट का लेंगे। तो गन प्लस बुलेट का लेंगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मान लो गन और उसकी कितनी है, बुलेट की u है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं पहले गन की बात कर रहा हूं तो मास ऑफ गन इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ये किसका हो गया, मेरा गन का हो गया। ठीक है, प्लस यहां पर टोटल इनिशियल मोमेंटम लेना है पूरे सिस्टम का, तो ये तो गन का हो गया। उसके बाद मैं क्या लूंगा, बुलेट का। तो बुलेट का क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये मेरा हो गया बुलेट का। तो मैंने ये गन का ले लिया इनिशियल मोमेंटम, और ये मैंने किसका ले लिया, बुलेट का इनिशियल मोमेंटम ले लिया। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद राइट हैंड साइड में मेरे को फाइनल मोमेंटम निकालना है। तो फाइनल मोमेंटम के लिए मास इंटू वेलोसिटी करेंगे, और वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी v ले लेता हूँ, वेलोसिटी v ऑफ गन। ठीक है, प्लस बुलेट की अगर हम बात करें तो फाइनल मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये जो है मेरा इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाते हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब गन ने फायर नहीं किया होता है तो उस टाइम पे गन और बुलेट दोनों का जो सिस्टम है वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है। और रेस्ट अगर कोई भी चीज है रेस्ट पर, तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। तो कहने हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो गन की है वो 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी जो बुलेट की है वो 0 है। तो अगर इन दोनों को आपस में मास ऑफ गन से और मास ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला भी आपका 0 हो जाएगा। यानी कि टोटल लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है भाई, हमें मास ऑफ गन दिया है, मास ऑफ बुलेट दिया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी दिया है, हमें वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ गन के लिए हम यहीं से फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये कैसे हुआ, इसको मैं इधर ले गया, इक्वल टू के इधर ले गया, प्लस में था तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये हो गया। अब उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा, माइनस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन हो जाएगा। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया है ये किसका एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी ऑफ गन का। यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी अगर गन की निकालनी होती है तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। एमबी क्या होता है, मास ऑफ बुलेट होता है, एमजी क्या होता है, मास ऑफ गन होता है, और वीबी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट होता है। यानी कि जिस वेलोसिटी से रिलीज हुई है बुलेट आपकी गन से ट्रिगर दबाने के बाद। और ये जो नेगेटिव साइन आप देख रहे हो, ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि भाई जिस डायरेक्शन में बुलेट निकलेगी, जिस डायरेक्शन में बुलेट की फाइनल स्पीड होगी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, गन की वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है बुलेट तो आगे की तरफ जाती है लेकिन जो गन का जो झटका लगता है आपको वो पीछे की तरफ लगता है। तो ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट recoil velocity is in opposite direction to the velocity of bullet। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आप ये समझ सकते हो। अब बस ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, मास ऑफ बुलेट कितना था भाई, 100 ग्राम था। तो 100 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0.1 केजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी थी, 300 मीटर पर सेकंड थी। तो मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है तो 300 ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मास ऑफ गन कितना था, 1 केजी था, तो उसको 1 रख देंगे क्योंकि केजी आपकी ऐसा यूनिट है। तो ये वाला 0 अगर मैं हटाता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये वाला डेसिमल हटाता हूँ तो नीचे 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, -300 अपॉन 10। इसको मैं करूंगा तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, -30 आ गया। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन आ गई वो कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड आ गई। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और नेगेटिव साइन क्या बताता है, आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो उसे लगाओ या मत लगाओ वो आंसर पे डिपेंड करेगा, जो भी आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन जो वो कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कि 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर बुलेट निकल रही है जो कि 100 ग्राम की है,
और 1 किलो की गन है, तो 1 किलो की गन में आपकी जो रिकॉइल वेलोसिटी आएगी वो 30 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगी। ठीक है? तो अब आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो कैसे निकाली जाती है। ठीक है? बाकी एनसीईआरटी की रीडिंग इतने टॉपिक्स जितने मैंने अभी करवा दिए उतने इस चैप्टर की कर लेना। आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी इस चैप्टर के बारे में, और बाकी जो मैं वर्कशीट आपको भेजूंगा वो आप जरूर कर लेना। ठीक है? तो इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, जो कि आपका एक फ्रिक्शन वाला टॉपिक है और एक इक्विलिब्रियम के बारे में, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। बस ये 2 टॉपिक हैं इजी इजी से, उसको हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।